वेलकम टू जीके क्लासेस। तो आज जो है हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एंड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पूरी क्लास देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने राज्यों में लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है। मतलब पूछ रहा है कि कितने राज्यों में जो है सेक्स रेशियो जो है लिंगानुपात वो 1000 से अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केवल एक राज्य। केवल एक ही राज्य है जिसमें जो है लिंगानुपात 1000 से अधिक है, और वो कौन सा राज्य है? तो वो है केरल। याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक दो राज्य तो होंगे ही, बट नहीं, केवल एक ही राज्य है केरल। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक है केरल में, और सबसे कम कहाँ पर है? जो न्यूनतम लिंगानुपात है, मिनिमम सबसे कम कहाँ पर है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा में जो है सबसे कम है। इसीलिए हरियाणा के जो पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक केरल में है और सबसे कम कहाँ पर है? तो वो है हरियाणा में। तो इसका सही जवाब होगा केरल। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एंड अगर आप पीडीएफ चाहते होंगे क्वेश्चन आंसर की, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर आसानी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और ये कई बार पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क में। एंड अब मुख्यालय आया है तो एक दो और मैं आपको बताना चाहूँगी जो कई बार पूछा हुआ एग्ज़ाम में, जैसे कि जो IMF है एंड जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इन दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ये भी आप याद रखिएगा, वॉशिंगटन DC। एंड WHO और जो WTO है, WTO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा में है। और यूनेस्को का कहाँ पर है? तो यूनेस्को का जो है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो ये भी आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का तो सही जवाब है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। WHO WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एंड यूनेस्को का कहाँ पर है? पेरिस में है। तो ये सारे पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एंड अगर आपको सच में ऐसा लगता होगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग सबके लिए लेकर आऊँगी मैं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं। और जनसंख्या जो है किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या जो है समवर्ती सूची। याद रखिएगा, किस में आता है? समवर्ती सूची में। जनसंख्या समवर्ती सूची में। एंड जो जनगणना है वो किसका है? तो वो है संघ सूची का विषय है, संघ सूची का। तो देखिए, जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है एंड जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। ये भी आप याद रखिएगा। और जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को हम मनाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। देखिए, भारत में जो है टोटल सिक्स जो है क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी है ये भी पूछता है, तो वो भी आप देखिए, एक तो हो गया कन्नड़ एंड मलयालम हो गया, कन्नड़, मलयालम, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उड़िया हो गया एंड संस्कृत। तो देखिए टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो कितनी है शास्त्रीय भाषाएं? 6 हैं। कन्नड़ है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया एंड
संस्कृत। तो ये 6 आप याद रखिएगा बिकॉज एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए ये भी पूछता है कि सबसे पुरानी वाली कौन सी है, तो जो सबसे पुरानी है वो है तमिल। तमिल जो है पूछता है कि सबसे पुरानी वाली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो वो है तमिल। और सबसे नई सबसे नवीनतम कौन है, तो वो है उड़िया। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, नवीनतम है उड़िया एंड पुरानी है तमिल। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हिंदी कभी भी आए, अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन दे और उसमें हिंदी भी दे दे और पूछे कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा बिकॉज इसमें फिर रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हिंदी भी है, बट हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए ये तो शास्त्रीय भाषा का आंसर हो गया। अब क्लासिकल डांस कितने हैं, तो जो शास्त्रीय नृत्य है ये भी आप याद रखिएगा, ये कितने हैं, टोटल 8 है। न्यूमेरिकल में भी पूछता है नंबर्स में कि कितनी है ये बस, तो वो है 8, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये डेट हमेशा पूछता है, इसलिए आप ये डेट याद रखिएगा, पूरी डेट याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। ये क्या है, ये कांग्रेस के संस्थापक हैं। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। A.O. ह्यूम के द्वारा ये कांग्रेस के संस्थापक हैं। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम पे वायसराय कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो वायसराय डफरीन थे। याद रखिएगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे जो है वायसराय कौन थे, तो वो थे डफरीन। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। एंड जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इतना तो पहले आप नोट कर लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885, A.O. ह्यूम संस्थापक हैं एंड वायसराय डफरीन। अब देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम जो है इसका पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये क्या था, ये पुराना नाम था। और इसका नया नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका ये जो नया नाम है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, बिकॉज पहले तो ये नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, देन इसको चेंज किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका नामकरण हमेशा पूछा है किसके द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया। ये आप याद रखिएगा बिकॉज ये नामकरण वाला क्वेश्चन कई बार जो है पूछा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसका नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। एंड इनकी एक फेमस बुक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा बिकॉज इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको इनकी जो बुक है कई बार पूछा हुआ है, वो मैंने आपको बताई हुई है। तो इनकी बुक कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए इसका सही जवाब तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, ये इसका राइट आंसर है। और इनका नारा तो आप लोगों को पता ही है, जय जवान जय किसान। कई बार पूछा है कि ये किसका है, तो जय जवान जय किसान इनका नारा है। एंड लाल बहादुर शास्त्री से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 1965 में भारत और जो पाकिस्तान के युद्ध के बाद एक समझौता हुआ था, कौन सा, ताशकंद समझौता। ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो ताशकंद जो समझौता है वो लाल बहादुर शास्त्री ने ही किया था 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है विजय घाट। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, LPG में गंध जो है किसके कारण होती है, जो स्मेल आती है, एक जो गंध आती है वो किसके कारण होती है LPG में, तो वो जो है एथिल मरकैप्टन। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है बट हमें इसका नाम ही नहीं याद रहता है, मरकैप्टन। तो याद रखिएगा LPG में जो गंध आती है वो किसके कारण होता है, एथिल मरकैप्टन के कारण होता है। और LPG में जो मिश्रण, कौन सा मिश्रण होता है, और ये क्वेश्चन तो कोई एग्ज़ाम जो भी यूपी टेट का हो, सुपर टेट का या KVS का, उसमें तो ये कॉमन ही क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है और फिर भी हम ये गलत करते हैं। तो LPG को मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं। LPG में किसका मिश्रण होता है, तो याद रखिएगा BP से याद रखिएगा। B से हो गया ब्यूटेन एंड P से हो गया प्रोपेन।
तो देखिए बीपी तो कोई भूलेगा ही नहीं, ब्लड प्रेशर उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो बीपी सबको नाम याद ही है, तो बी से हो गया ब्यूटेन एंड पी से हो गया प्रोपेन। तो देखिए कभी नहीं भूलेगा, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, और सीएनजी में तो आपको पता ही है, मीथेन। तो ये था इसका राइट आंसर, एथिल मरकैप्टन। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? देखिए जो बांग्लादेश है उसकी सबसे अधिक मैक्सिमम जो बाउंड्री है वो किसके साथ लगती है? तो वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। एंड बांग्लादेश जो है भारत के किस राज्य को तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इसको तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये भी पूछता है कि कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। एंड जो बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा जो है सबसे अधिक वो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? देखिए जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और राज्य कौन सा है? तो वो है असम। असम राज्य में है। एंड नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो माजुली द्वीप जो है वो असम में है। एंड नदी कौन सा है? तो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अपने आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए सुरेश तेंदुलकर पूछे या फिर जो रंगराजन समिति है, रंगराजन समिति ये पूछे, या फिर जो लकड़वाला समिति है, लकड़वाला समिति, तीनों में से कोई भी पूछे इसका एक ही जवाब होगा, गरीबी। तो जब भी आपको एग्जाम में कोई भी नाम दिख जाए, सुरेश तेंदुलकर, रंगराजन समिति या फिर लकड़वाला समिति, इन तीनों का संबंध किससे है? तो वो है गरीबी से। ये क्या है? इसका राइट आंसर है गरीबी। कई बार पूछा हुआ इसलिए मैंने आपको बताया है, सोचा कि एक क्वेश्चन के थ्रू ये तीनों भी आपको याद करा दूंगी, फिर कभी नहीं भूलेगा। तो याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का, रंगराजन समिति का, लकड़वाला समिति का संबंध गरीबी से है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। एंड बहुत से लोग जो है पूछ रहे थे कि कब तक जो है सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी एंड यूपी टेट का। तो देखिए आपको 10 अप्रैल तक यूपी टेट का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा एंड सुपर टेट के बारे में ही तभी कुछ पता चलेगा। तब तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो भी होगा, जो भी न्यूज़ आएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो कल मिलते हैं नए क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए एंड सिखाते रहिए। जीके क्लासेज ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।